नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं संसद में। आज संसद के मानसून सत्र के चौथे सप्ताह का आज पहला दिन है। पहला दिन क्या कुछ होने वाला है लोकसभा के भीतर और राज्यसभा के भीतर जानने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी पवन शर्मा के द्वारा। पवन शर्मा मौजूद हैं संसद भवन के सामने। चौथा सप्ताह, पहला दिन, कितना महत्वपूर्ण पवन आज का दिन? बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर जो भी दिन होता है संसद का, तो आज का दिन भी जो है वो महत्वपूर्ण इस लिहाज से है प्रतिबिंब, क्योंकि पिछले 3 सप्ताह में अगर मैं प्रोडक्टिविटी की बात करूं तो वो बहुत कम है दोनों सदनों में ही। लगभग अगर हम बात करें अभी तक के आंकड़ों की बात करें, क्योंकि सिर्फ 2-4 बिल जो है वो पारित हुए हैं संसद में, और जो ऑपरेशन सिंदूर पे है चर्चा जो 2 दिन चली थी, उस दिन कार्रवाई अच्छे तरीके से चली थी। उसके बाद जो है व्यवधान लगातार 3 हफ्तों से बना हुआ है। तो प्रोडक्टिविटी जो है लोकसभा की लगभग जो है वो 35% से थोड़ी ज़्यादा है, और राज्यसभा की है तो 30% से थोड़ी ज़्यादा है। तो इसको स्वस्थ लोकतंत्र में जैसा अनुमान होता है कि लोगों के बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत सारे मामलों को उठाना होता है, कानून बनने हैं, 8 नए जो कानून हैं वो सरकार ने पेश किए हैं, 7 जो हैं पुराने वाले बिल हैं, तो उनके ऊपर चर्चा जो है वो जिस तरह से होनी चाहिए लोकतंत्र में, उस तरह से अभी इस मानसून सत्र में अब तक हमें नहीं दिखाई दी। उम्मीद की जानी चाहिए, उम्मीद पे पूरी दुनिया टिकी हुई है कि विपक्ष भी समझेगा बातों को, क्योंकि उनका मुद्दा जो है वो SIR को लेकर है, बिहार की जो वोटिंग लिस्ट को लेकर है। उसके बाद बात आगे बढ़ गई, हम सभी जानते हैं उन अपडेट्स को। तो ये जो है इसके कारण जो है व्यवधान बना हुआ है, क्योंकि विपक्ष जो है चर्चा की मांग कर रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि ये जुडिशियल सब जुडिस मामला है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, तो इस पे चर्चा किन नियमों के अंतर्गत होगी, तो वो विपक्ष से ही पूछ रहा था कैसे करें। तो मतलब उस पे नहीं हो सकती, ऐसा कहना है सरकार की तरफ से। जी तो पवन, आप बने रहिएगा, आज जो है सत्र चलेगा। अगर मैं पवन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार ग्राफिक के माध्यम से देख लेते हैं क्या कुछ होने वाला है दोनों सदनों के भीतर, फिर आपके पास आएंगे और आपसे जो है अधिक जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे। आज दोनों सदनों में सूचीबद्ध कार्यों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं लोकसभा के कार्यों के बारे में। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी संबंधित मंत्रालय की स्थायी समिति के प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा संबंधित मंत्रालय की स्थायी समिति के प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 भी विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। हम बता दें आपको कि दोनों ही विधेयक चर्चा के लिए साथ लिए जाएंगे। पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भारतीय पतन विधेयक 2025 को आगे विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। वहीं राज्यसभा की बात करें तो विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाइक संबंधित मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री वी सोमन्ना संबंधित मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे संबंधित मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी संबंधित मंत्रालय की स्थायी समिति के प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल संबंधित मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रस्ताव करेंगी कि मणिपुर माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 पर लोकसभा से पारित रूप में विचार किया जाए और उसे लौटाया जाए।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रस्ताव करेंगी कि मणिपुर विनियोग संख्यांक 2 2025 पर लोकसभा से पारित रूप में विचार किया जाए और उसे लौटाया जाए। मणिपुर से संबंधित दोनों विधेयक एक साथ लिए जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल गोवा राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 को लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। पवन, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं संसद भवन के सामने। पवन, हमने मोटे तौर पर जानकारी दे दी है अपने दर्शकों को, क्या है विस्तार से जानकारी? हम देख रहे हैं कि लगातार कुछ विधेयक हैं जो सूचीबद्ध होते हैं, लेकिन उन पर अभी चर्चा नहीं हो पाई है, जिसमें खेल से जुड़ा हुआ भी एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। क्या कुछ कहना है आपका? जी प्रतिबिंब, सही कहा आपने कि 3 बिल ऐसे हैं जो लगातार लिस्टेड हो रहे हैं। पिछले हफ्ते तो पूरे हफ्ते वो लिस्टेड रहे। जैसा आपने बताया कि द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 है, उसके साथ ही द नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल है, और इसके साथ जो है इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 है। ये तीनों नए बिल हैं, इसी वर्ष जो हैं ये जो है वो संसद के पटल पर पेश किए गए थे लोकसभा में। तो ये महत्वपूर्ण विधेयक है। पर अगर मैं प्रश्नकाल की बात करूं, क्योंकि पक्ष और विपक्ष के बीच में एक बात पर आग्रह रहता है लोकसभा अध्यक्ष का कि कम से कम जो प्रश्नकाल है जिसमें कि सरकार से सीधा प्रश्न पूछते हैं सभी के सभी जो सांसद हैं, तो उसको चलने दिया जाए। और ये ट्रेडिशन भी रहा है कि प्रश्नकाल चलने दिया जाए, पर ऐसा हमने अभी 3 हफ्तों तक देखा नहीं है। प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है और लोकसभा में तो बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो सीधे जनता से जुड़े हुए होते हैं। अगर मैं आज के प्रश्नकाल की बात करूं तो जैसे 20 प्रश्न इसमें रहते हैं लोकसभा में, तो इस बार आज जो है एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय से जुड़े 4 प्रश्न हैं, फाइनेंस से जुड़े वित्त मंत्रालय से जुड़े 4 प्रश्न हैं, एनवायरमेंट से जुड़े 3 प्रश्न हैं, टूरिज्म से जुड़े 3 प्रश्न हैं, यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स से जुड़े भी 3 प्रश्न हैं, और लेबर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़े 2 प्रश्न हैं। तो ये सारे मंत्रालय महत्वपूर्ण है। और प्रश्न कितने महत्वपूर्ण है वो आपको बता देता हूं कि ई लर्निंग हब्स ई लर्निंग हब्स और जो वायरलेस इंटरनेट की बातें हैं कि जो गांव के स्तर पे जो है वो ई लर्निंग हब्स बनाया जाए, शिक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ सवाल है। तो पंजाब के जो सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनकी तरफ से प्रश्न है कि उनका जो संसदीय क्षेत्र है गुरदासपुर और पठानकोट और आसपास के जितने इलाके हैं वहाँ पे ई लर्निंग हब्स की क्या स्थिति है। तो सीधा ये शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। इसके साथ ही क्लोजिंग ऑफ प्राइमरी स्कूल्स इन बैकवर्ड एरियाज, ये वीरेंद्र सिंह का सवाल है। इनका कहना है कि चाहे यूपी में हो चाहे हिमाचल प्रदेश में हो, बाकी कई राज्यों में जो है क्योंकि स्कूलों में जो संख्या है, एनरोलमेंट है सरकारी स्कूलों में वो कम हो रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा लगता है। तो वहाँ की जो राज्य सरकार है, कई राज्य सरकारों ने उन स्कूलों को जो है बंद कर दिया है क्योंकि संख्या उसमें उतनी है नहीं। तो उसके पीछे जो सांसदों का कहना है कि बैकवर्ड एरिया में तो संख्या कहाँ से आएगी, तो उनका अपना तर्क है, सरकार का अपना तर्क है। तो जो प्राइमरी स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं पिछड़े हुए इलाकों में, तो उससे संबंधित प्रश्न है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि सरकार जो है आदिवासियों की शिक्षा का स्तर को बढ़ाने की बात जो है लगातार कर रही है। तो इस लिहाज से ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही पर कैपिटा इनकम ऑफ ट्राइबल्स, देश में जो आदिवासी हैं उनकी पर कैपिटा इनकम कैसी है, ये सवाल पूछा है। राजकुमार रोत हैं पश्चिम बंगाल से, उनकी पार्टी है आदिवासी पार्टी उसका नाम है, तो उन्होंने पूछा है कि आदिवासियों की कैसी स्थिति है। इसके साथ ही ई श्रम पोर्टल में कितनी रजिस्ट्रेशन हुई है देश में, ये पीपी चौधरी जो पाली से सांसद हैं राजस्थान। पवन, हम आपको कुछ क्षण के लिए रोकेंगे, सीधे लेकर चलेंगे दर्शकों को अपने। प्रधानमंत्री आज सांसदों से जुड़े हुए एक आवास का उद्घाटन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री ने संसदीय आवास में सिंदूर का पौधा लगाया है, ऑपरेशन सिंदूर का परिचायक के माना जाता है। और वहीं 184 नए सांसद आवास जो हैं आज समर्पित। देखिए आंचल, हम जानते हैं कि बीते 11 वर्षों में आप देखें तो सांसदों के लिए बेहतर आवास सुविधा हो, उस दिशा में ये काफी उल्लेखनीय पहल हुई और तकरीबन 344 सांसद नए आवास बनकर तैयार हुए हैं। आज 184 सांसद फ्लैट का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। और हमने देखा कि जो टावर हैं इनकी नदियों के नाम पर इनका नाम रखा गया है। कोसी टावर के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंदूर पौधे का रोपण किया है
और इस बात का बहुत ध्यान रखा गया है कि पर्यावरण के अनुकूल ये पूरा तरह से भवन हो, और साथ ही साथ सांसदों को जो कामकाजी जरूरत होती है, खासतौर पर हम जानते हैं कि एक सांसद से मिलने जुलने के लिए काफी सारे लोग आते हैं, उनके संसदीय क्षेत्र के उनके पीए को पर्याप्त जगह हो काम करने के लिए, उसका भी इस फ्लैट में ध्यान रखा गया है। यानी कि सांसदों के जो सहायक हैं वो सांसद आवास में कामकाज कर सकें, और उनके लिए भी इस फ्लैट में व्यवस्था की गई है। अब कुल मिलाकर देखें तो उन सारी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है जिसकी जरूरत एक सांसद को अपने कामकाज को, अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़ी जिम्मेदारी पूरा करने के लिए जरूरत होती है। और हम जानते हैं कि इस बात की जरूरत काफी समय से थी कि जो पुराने आवास हैं उनके जगह पर बहुमंजिला नए आवासों की जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि कई बार सांसदों को बहुत इंतजार करना पड़ता था। जो नवनिर्वाचित सांसद होते थे उनको सांसद आवास के आवंटन में काफी समय लगता था, क्योंकि आवासों की उपलब्धता को लेकर ये बार बार तमाम समिति की सिफारिश थी कि नए आवासों का निर्माण होना चाहिए। तो उस दिशा में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। हम जानते हैं कि आज 184 जो बहुमंजिला फ्लैट है, सांसद आवास है, उसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। बाबा खड़क सिंह मार्ग पर ये 4 टावर हैं जिसमें ये सांसद फ्लैट है। 46 फ्लैट एक टावर में, प्रति टावर में अगर आप देखें तो एक टावर में कुल 46 फ्लैट का निर्माण किया गया, और हर जो है फ्लोर पर 2 सांसद फ्लैट होंगे, यानी एक जो और शैलेंद्र, जैसे कि हम दिखा रहे हैं कि जो तमाम श्रमजीवी हैं उनसे मुलाकात भी की है प्रधानमंत्री ने, और उनसे उनके अनुभवों को सुन रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री किसी भी कार्य को जो पूरा करता है उनके पीछे के हाथों की हौसला अफजाई करना, उनकी पीठ थपथपाना, ये प्रधानमंत्री हमेशा करते हैं। देखिए, बीते हफ्ते आपने देखा था कि हम जानते हैं कि एक केंद्रीय सचिवालय का निर्माण हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए थे, उन्होंने अनावरण किया था, और वहां उन्होंने श्रमिकों से, श्रमजीवियों से मुलाकात की थी। हमने देखा कि जब नया संसद भवन बना था, तब भी वहां काम कर रहे श्रमिकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमजीवियों से मुलाकात की थी। निश्चित तौर पर श्रमियों जैसे कि जो हमारी सोच है, हमारी जो परंपरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम देखते हैं कि जिस बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में, बड़े निर्माण में जो उसमें जिन श्रमिकों ने जो योगदान किया है, उनके योगदान की सराहना करना नहीं भूलते। अक्सर हम देखते हैं कि ऐसी तमाम परियोजनाओं में उन श्रमिकों से मुलाकात करते हैं, उन श्रमजीवियों से मुलाकात करते हैं जिनकी मेहनत से वो निर्माण होता है। हमने देखा कि संसदीय क्षेत्र काशी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसी बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना की शुरुआत करते हैं, श्रमजीवियों से मुलाकात करते हैं। यहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ जो काम कर रहे श्रमिक हैं उनसे मुलाकात की है। श्री मनोहर लाल जी एवं केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी का, और साथ ही मंच पर आसीन हाउसिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर महेश शर्मा जी, आप सभी मान्यजनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। भारतीय नदियों की पवित्र धारा से प्रेरित संसद के इस नवनिर्मित आवास परिसर में आज कोसी, कृष्णा, गोदावरी और हुगली भवनों का लोकार्पण जनसेवा और राष्ट्र निर्माण के नए अध्याय का शुभारंभ है, और हम सभी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। अब मेरा सादर अनुरोध है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, साथ ही मंचासीन आप सभी विशिष्ट जनों से, कृपया दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का औपचारिक रूप से शुभारंभ करें। इसी के साथ एक नया शुभारंभ। शुभम कुरुत्वम कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपः ज्योति नमोस्तुते। सविता देव अमंगल जो, उसको हमसे दूर करो, जो कुछ मंगल है उससे तुम हम सबको भरपूर करो।
एक नया आरंभ हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय सभ्यता और हमारी परंपराएं जो ये कहती हैं कि ज्योति प्रज्वलन के साथ एक नया आरंभ होता है, एक नई शुरुआत होती है। तमसो मां ज्योतिर्गमय। और अब मेरा सादर अनुरोध हाउस कमेटी के चेयरपर्सन डॉक्टर महेश शर्मा जी से कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को अंगवस्त्र एवं भगवान गणपति जी की प्रतिमा भेंट कर उनका स्वागत करें एवं अभिनंदन करें। भगवान गणपति गजानन शुभता का प्रतीक। मान्यवर, अब मेरा आपसे अनुरोध, कृपया माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का अभिनंदन करें। साथ ही बहुत बहुत स्वागत। साथ ही मेरा आपसे अनुरोध, शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ ही स्वागत करें संसदीय कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी का। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। अब सादर अनुरोध आपसे, कृपया स्वागत भाषण प्रस्तुत करने की कृपा करें। एक 140 करोड़ भारतवासियों की आशाओं आकांक्षाओं के प्रतीक, जिनके नेतृत्व में देशवासी गौरवान्वित, आशान्वित और सुरक्षित महसूस करते हैं, जिनके मार्गदर्शन में भारत, भारतीयता और भारत के लोगों का सम्मान आज विश्व पटल पर शिखर पर है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे सफल आयोजन के बाद जहां दुश्मन को करारी मात दी और युद्ध नहीं बुद्ध के मार्ग और विकास के मार्ग पर देश को आगे ले चलने का संकल्प लेते हुए हमारे उन महापुरुषों ने, दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जिन्होंने अंत्योदय का सपना लिया, आजादी की रोशनी की किरण, पायदान की सीढ़ी पर खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, कोई भूखा ना सोए इस देश में, और एक देश एक विधान एक प्रधान के संकल्प को आज पूरा होता प्रतीत करने वाले ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं अपनी ओर से, हाउसिंग कमेटी की ओर से और सभी मेरे साथ मंच पर बैठे सभी लोगों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। अभिनंदन है प्रधानमंत्री जी आपका, अभिनंदन है मंच पर उपस्थित हमारे लोकसभा के यशस्वी स्पीकर आदरणीय ओम बिरला जी का, अभिनंदन है हमारे मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का, जो हमारे सभी घरों के हाउसिंग कमेटी के, हम तो कहते हैं स्टॉकिस्ट वो हैं, हम तो डीलर हैं, मकान बांटने वाले, बाकी असली मालिक उसके वही हैं। हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री भाई किरण रिजिजू का, मेरे सामने बैठे सभी कैबिनेट मंत्री, सभी सांसदगण, सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का बहुत बहुत अभिनंदन है। जब प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में आया कि सांसदों को मकानों की कमी हो रही है और ये मकान 1935 से लेकर 1955 के बीच में बने थे, जिन पर मेंटेनेंस का खर्चा बहुत अधिक हो रहा था, तो प्रधानमंत्री जी ने 1922 में तत्कालीन हाउसिंग कमेटी के अध्यक्ष और वर्तमान में मंत्री श्री CR पाटिल जी का, जिनका लगाया हुआ ये पौधा आज बनकर यहाँ पर तैयार हुआ है, मैं अभिनंदन और धन्यवाद देता हूँ आदरणीय CR पाटिल जी का। उनसे समय समय पर मुझे मार्गदर्शन भी मिलता रहा, और सबसे बड़ा धन्यवाद इस हाउस कमेटी के सभी लोग जो अक्रॉस द पार्टी लाइन इसके सदस्य, यही भारत की लोकतंत्र की गरिमा है, यही भारत की लोकतंत्र की खूबसूरती है। सबने मिलकर एक ऐसा अनूठा सहयोग किया कि ये प्रोजेक्ट जो 23 में शुरू हुआ और 31 अगस्त 2025 को बनकर तैयार होना था, वह आज समय से पूरा हो रहा है। और जनरली प्रोजेक्ट्स ओवररन करते हैं, ये अपने प्रोजेक्ट 646 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, 590 करोड़ रुपए में पूरा होकर लगभग 50 करोड़ की बचत भी हुई है। मैं सभी दायी संस्थाओं का, CPWD का, SAM इंडिया का, MTNL, NDMC, फायर सर्विस, पुलिस सर्विस, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिनके कारण ये प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो चुका है।
पहली बार जब प्रधानमंत्री जी से मार्गदर्शन लिया गया कि सांसदों को सामान्यतः मकान दिए जाते थे, उसके बाद वो सोफा इतने बजट का, इतने की चादर, इतने की अलमारी, इतने के, ये पहली बार ये आदेश मिला कि ये जो फ्लैट बने हैं 7 कमरे और 2 हमारे सहायकों के कक्ष बने हैं, यानी 9 कमरों का ये फ्लैट है। 2 सहायक कक्ष, 5 कमरे फैमिली के लिए, 2 गेस्ट बेडरूम के लिए, पीए के ऑफिस के लिए और एमपी के ऑफिस के लिए। इस तरह का ये पहली बार का एक अनूठा इतना ऊंचा प्रोजेक्ट आज अभी जब प्रधानमंत्री जी ने उनसे पूछा, जो कर्मचारी हैं जिन्होंने मिलकर ये बनाया था, कि क्या आपने इससे ऊंचा कोई प्रोजेक्ट बनाया है अभी तक? 25 मंजिला ये प्रोजेक्ट है। 23 मंजिलों में 4 टावरों के अंदर हमारे मकान होंगे, और जिसमें मुझे खुशी है कि इनकी मांग इतनी रही, पहली बार और दूसरी बार के सांसदों को जो ये साउथ एवेन्यू, नॉर्थ एवेन्यू है, इसमें प्रधानमंत्री जी ने मार्गदर्शन दिया है कि इनको हम दोबारा से रिनोवेट कर नया बनाएं। मैं प्रधानमंत्री जी आपका, सभी मंत्रीगण उपस्थित और आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए मुझे आपने ये अवसर दिया। आज कोई भी सांसद, किसी के मन में ये तो भाव हो सकता है कि मुझे कोठी मिलनी चाहिए थी, बड़ा बंगला मिलना चाहिए था, लेकिन 543 में से 543 सांसदों को आज कोई भी ऐसा नहीं है जिनको ये मकान ना मिले हों। मैं आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, प्रणाम करते हुए धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। अब मेरा सादर अनुरोध माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय खट्टर साहब, संसदीय कार्य मंत्री जी, आवास कमेटी के चेयरमैन साहब, माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, मैं सभी माननीय सांसदों की ओर से और मेरी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में आज 184 सांसद आवास का लोकार्पण हुआ, जो हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में पिछले 11 वर्षों के अंदर प्रदेशों में, देश के अंदर नवनिर्माण का एक लंबा कालखंड है। ये परिवर्तन का कालखंड है। आपके मार्गदर्शन में रिकॉर्ड कम समय पर संसद भवन का निर्माण हुआ। कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रतिमा बनी। नेशनल वार मेमोरियल, पुलिस वार मेमोरियल, भारत मंडपम, यशोभूमि और कर्तव्यपथ जैसे देश और प्रदेश में अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर आम जनता के लिए आपके नेतृत्व में बने। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी प्रेरणा से पिछले 11 वर्षों में लोकसभा सदस्यों के लिए रिकॉर्ड 344 नए मकान बने। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस आवासीय परिसर में स्थित टावर में के नाम कोसी, कृष्णा, गोदावरी और हुगली रखे गए हैं। ये हमारे देश की नदियां, हमारी समृद्ध संस्कृति, सभ्यता की प्रतीक है। यह हमारी विविधता के साथ साथ राष्ट्रीय एकता और सद्भावना के प्रतीक भी है। आधुनिक टेक्नोलॉजी, नियमित निगरानी से इन आवासों को निश्चित समय पर पूरा किया गया और 46 करोड़ से ज्यादा इन आवासों में बचत भी हुई। इन आवासों के निर्माण के बाद अब माननीय लोकसभा सदस्यों के लिए आवास की उपलब्धता पूर्ण हो चुकी है। हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में जब नए माननीय सांसद चुनकर आए तो उनको चुनकर आते ही उनको आवास की उपलब्धता करा दी जाए, ताकि वो अपने संसदीय कार्य को और बेहतर कार्यकुशलता से कर सके। मैं इस अवसर पर लोकसभा सचिवालय, शहरी विकास मंत्रालय, सीपीडब्ल्यूडी और इस निर्माण कार्य में लगे श्रमवीर और इंजीनियरों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने कड़ी मेहनत से इस प्रोजेक्ट का काम को पूरा किया। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में पधारे, और सभी महानुभाव सांसद मंत्रियों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी। और अब मैं सादर अनुरोध करती हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विकास के शिल्पकार श्री नरेंद्र मोदी जी से कि हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। कार्यक्रम में उपस्थित श्रीमान ओम बिरला जी, मनोहर लाल जी, किरण रिजिजू जी, महेश शर्मा जी, संसद के सभी सम्मानित सदस्यगण, लोकसभा के महासचिव, देवी और सज्जनों, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने कर्तव्य पथ पर कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट यानी कर्तव्य भवन का लोकार्पण किया है और आज मुझे संसद में अपने सहयोगियों के लिए इस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन का अवसर मिला है। ये जो 4 टावर्स हैं, उनके नाम भी बहुत सुंदर है। कृष्णा, गोदावरी, कोसी, हुगली, भारत की 4 महान नदियां जो करोड़ों जनों को जीवन देती हैं, अब उनकी प्रेरणा से हमारे जनप्रतिनिधियों के जीवन में भी आनंद की नई धारा बहेगी। कुछ लोगों को परेशानी भी होगी। कोसी नदी देख रखा है नाम, तो उनको कोसी नदी नहीं दिखेगी, उनको बिहार का चुनाव नजर आएगा। तो ऐसे छोटे मन के लोग जो होते हैं, उनकी परेशानियों के बीच भी मैं जरूर कहूंगा कि नदियों के नामों की परंपरा देश की एकता के सूत्र में हमें बांधती है। दिल्ली में हमारे सांसदों का ईज ऑफ लिविंग बढ़े, हमारे सांसदों के लिए दिल्ली में उपलब्ध सरकारी घर की संख्या अब और ज्यादा हो जाएगी। मैं सभी सांसदों को बधाई देता हूं। मेन फ्लैट्स के निर्माण से जुड़े सभी इंजीनियर्स और श्रमिक साथियों का भी अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने मेहनत और लगन से ये काम पूरा किया है। साथियों, हमारे सांसद साथी जिस नए आवास में प्रवेश करेंगे, अभी मुझे उसका एक सैंपल फ्लैट देखने का मौका मिला। मुझे पुराने सांसद आवासों को देखने का भी मौका मिलता ही रहा है। पुराने आवास जिस तरह बदहाली का शिकार होते थे, सांसदों को जिस तरह आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता था, नए आवासों में गृह प्रवेश के बाद उससे मुक्ति मिलेगी। सांसद साथी अपनी समस्याओं से मुक्त रहेंगे तो वो अपना समय और अपनी ऊर्जा और बेहतर तरीके से जनता की समस्याओं के समाधान में लगा पाएंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं, दिल्ली में पहली बार जीतकर आए सांसदों को घर अलॉट करवाने में कितनी कठिनाई आती थी। नए भवनों से ये परेशानी भी दूर होगी। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में 180 से ज्यादा सांसद एक साथ रहेंगे। साथ ही
इन नए आवासों का एक बड़ा आर्थिक पक्ष भी है। अभी कर्तव्य भवन के लोकार्पण पर ही मैंने बताया था, अनेक मंत्रालय जिन किराए की बिल्डिंग में चल रहे थे, उनका किराया ही करीब 1,500 करोड़ रुपए साल भर होता था। ये देश के पैसे की सीधी बर्बादी थी। इसी तरह पर्याप्त सांसद आवास न होने की वजह से भी सरकारी खर्च बढ़ता था। आप कल्पना कर सकते हैं, सांसद आवास की कमी होने के बावजूद 2004 से लेकर 2014 तक लोकसभा सांसदों के लिए एक भी नए आवास का निर्माण नहीं हुआ था। इसलिए 2014 के बाद हमने इस काम को एक अभियान की तरह लिया। 2014 से अब तक इन फ्लैट्स को मिलाकर करीब 350 सांसद आवास बनाए गए हैं। यानी एक बार ये आवास बन गए तब जनता का भी पैसा बच रहा है। साथियों, 21वीं सदी का भारत जितना विकसित होने के लिए अधीर है, उतना ही संवेदनशील भी है। आज देश कर्तव्य पथ और कर्तव्य भवन का निर्माण करता है तो करोड़ों देशवासियों तक पाइप से पानी पहुंचाने का अपना कर्तव्य भी निभाता है। आज देश अपने सांसदों के लिए नए घर का इंतजार पूरा करता है तो पीएम आवास योजना के जरिए 4 करोड़ गरीबों का गृह प्रवेश भी करवाता है। आज देश संसद की नई इमारत बनाता है तो सैकड़ों नए मेडिकल कॉलेज भी बनाता है। इन सब का लाभ हर वर्ग, हर समाज को हो रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि नए सांसद आवासों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। ये भी देश के प्रो एनवायरमेंट और प्रो फ्यूचर सेफ इनिशिएटिव का ही हिस्सा है। सोलर एनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सोलर एनर्जी में देश के नए रिकॉर्ड्स तक देश लगातार सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विजन को आगे बढ़ा रहा है। साथियों, आज मेरे आपसे कुछ आग्रह भी है। यहां देश के अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों के सांसद एक साथ रहेंगे। आपकी उपस्थिति यहां एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक बनेगी। इसलिए अगर इस परिसर में हर प्रांत के पर्व त्योहारों का समय समय पर सामूहिक आयोजन होगा तो इस परिसर को 4 चांद लग जाएंगे। आप अपने क्षेत्र की जनता को भी बुलाकर इन कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी करवा सकते हैं। आप अपने अपने प्रांतों की भाषा के कुछ शब्द भी एक दूसरे को सिखाने का प्रयास कर सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी और स्वच्छता, ये भी इस बिल्डिंग की पहचान बने, ये हम सबका कमिटमेंट होना चाहिए। न केवल सांसद आवास बल्कि पूरा परिसर हमेशा साफ स्वच्छ रहे तो कितना ही अच्छा होगा। साथियों, मुझे आशा है हम सब एक टीम की तरह काम करेंगे। हमारे प्रयास देश के लिए एक रोल मॉडल बनेंगे और मैं मंत्रालय से और आपके आवास कमेटी से आग्रह करूंगा, क्या साल में 2 या 3 बार ये सांसदों के जितने परिसर है उनके बीच
स्वच्छता की कंपटीशन हो सकती है क्या? और फिर घोषित किया जाए कि आज ये जो ब्लॉक था वो सबसे ज्यादा स्वच्छ पाया गया। हो सकता है 1 साल के बाद हम ये भी तय करें कि सबसे अच्छे वाला कौन सा और सबसे बुरे वाला कौन सा, दोनों घोषित करें। साथियों, मैं जब ये नवनिर्मित फ्लैट देखने गया तो मैं जब अंदर प्रवेश किया तो पहला मेरा कमेंट था, इतना ही है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं साहब, ये तो शुरुआत है, अभी अंदर चलो आप। मैं हैरान था जी, मुझे नहीं लगता कि सारे कमरे आप भर पाएंगे। काफी बड़े हैं। मैं आशा करूंगा इन सब का सदुपयोग हो, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके परिवार जीवन में ये नए आवास भी एक आशीर्वाद बने। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, और साथ ही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि ये परियोजना केवल ईंट पत्थर की संरचना नहीं बल्कि उसमें बसता है भविष्य का विश्वास। सांसदों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 184 सांसदों के लिए आवास का आज उन्होंने उद्घाटन किया। 4 अलग अलग टावर हैं और प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आवास सांसदों के माध्यम से, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रांतों, अलग अलग दलों के सांसद यहाँ पर निवास करेंगे, एक मिनी भारत, एक छोटा भारत का रूप ये आवास ले लेगा। उन्होंने कहा कि अलग अलग प्रांतों के त्यौहार, 30 त्यौहार भी अगर सांसद मिलजुल कर यहाँ पर मनाएं तो बहुत अच्छा होगा। और उन्होंने कहा कि सांसदों के मध्य भी स्वच्छता की एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। वापस लौटते हैं आज के एजेंडे पर। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। आइए जानते हैं आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान किन मंत्रालयों से संबंधित कौन से तारांकित प्रश्न पूछे जाएंगे। नांदयाल आंध्र प्रदेश से टीडीपी सांसद डॉक्टर बायरेड्डी शबरी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री से पूछेंगी वन्य जीव आवासों के एकीकृत विकास योजना के अंतर्गत राज्यवार कितनी परियोजनाएं क्रियान्वित की गई हैं और पिछले 5 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इसके अंतर्गत घटकवार आवंटित, जारी और उपयोग की गई कुल धनराशि कितनी है। गुरदासपुर पंजाब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा शिक्षा मंत्री से ई लर्निंग हब से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। जानना चाहेंगे कि क्या सरकार डिजिटल इंडिया मिशन के तहत पंजाब के सीमावर्ती जिलों गुरदासपुर और पठानकोट में ग्राम स्तर पर ई लर्निंग हब और वायरलेस इंटरनेट अवसंरचना की उपलब्धता बढ़ाने का प्रस्ताव रखती है। यदि ऐसा है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं। चेन्नई उत्तर तमिलनाडु से डीएमके सांसद डॉक्टर कलानिधि वीरास्वामी युवा मामले और खेल मंत्री से पूछेंगे कि पिछले 3 वर्षों के दौरान खेलो इंडिया, राष्ट्रीय खेल विकास कोष और अवसंरचना विकास जैसी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सरकार द्वारा आवंटित निधियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है। क्या पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किसी एक राज्य को सरकार से सभी दक्षिण भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक धनराशि प्राप्त हुई है, यदि ऐसा है तो उसका ब्यौरा क्या है। कुरुक्षेत्र हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद नवीन जिंदल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री से पूछेंगे कि देश भर के प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण, विशेष रूप से कण पदार्थ, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन और ओजोन के स्तर से संबंधित समाधान हेतु क्या उपाय किए गए हैं, किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की स्थिति क्या है और अगले 5 वर्षों में इससे अपेक्षित परिणाम क्या हैं। नलगोंडा तेलंगाना से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद कुंदूरू रघुवीर श्रम एवं रोजगार मंत्री से प्रश्न करेंगे। जानना चाहेंगे कि क्या सरकार को तेलंगाना के नलगोंडा जिले में कर्मचारी राज्य बीमा निगम बीमित कार्यबल में तेजी से वृद्धि की जानकारी है, यदि है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।
क्या सरकार ने 25 किलोमीटर के दायरे में मौजूद या अनुमानित बीमित व्यक्तियों के आधार पर नलगोंडा में 150 या 200 बिस्तरों वाला ESIC अस्पताल स्थापित करने की व्यवहारिकता का आकलन किया है? बांसवाड़ा राजस्थान से भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत वित्त मंत्री से आदिवासियों की प्रति व्यक्ति आय से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि देश भर में प्रति व्यक्ति आय और वर्तमान मुद्रास्फीति दर के दृष्टिगत आदर्श प्रति व्यक्ति आय का राज्य, जिला और श्रेणीवार ब्यौरा क्या है? क्या आदिवासी समुदायों की प्रति व्यक्ति आय अन्य समुदायों श्रेणियों की तुलना में सबसे कम है? दादर और नागर हवेली और दमन और द्वीप से भारतीय जनता पार्टी के सांसद कलाबेन मोहन भाई देलकर युवा मामले और खेल मंत्री से पूछेंगी कि देश भर में विशेषकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली में कबड्डी और खो खो जैसे पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में खिलाड़ियों की पहचान और उन्हें बढ़ावा देने के लिए राज्य, केंद्र शासित प्रदेशवार क्या पहल की गई है? आरा बिहार से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन के सांसद सुदामा प्रसाद वित्त मंत्री से पुरानी पेंशन योजना की बहाली से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। क्या सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का विचार कर रही है? यदि कर रही है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? और यूपीएस शुरू करने के क्या कारण हैं? और क्या सरकार नई पेंशन योजना की अव्यवहार्यता के बारे में जानती है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? चिकबलपुर कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर के सुधाकर वित्त मंत्री से छोटे व्यापारियों, रेहड़ी पटरी वालों को जीएसटी नोटिस से संबंधित प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने कर्नाटक सहित देश भर में छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी वालों को उनकी व्यावसायिक गतिविधियों का आकलन किए बिना जीएसटी नोटिस जारी किए हैं? यदि किए हैं तो राज्य, संघ राज्य, क्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? महाराजगंज बिहार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल युवा मामले और खेल मंत्री से जानना चाहेंगे कि माई भारत पहल किस प्रकार युवाओं के व्यावसायिक विकास में योगदान देती है। वर्तमान में माई भारत पोर्टल पर सूचीबद्ध अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रमों और स्वयंसेवकों सहित कुल कितने अवसर सूचीबद्ध हैं और जन औषधि केंद्रों, डाकघरों, पुलिस थानों, अस्पतालों में अब तक ELP से कितने युवाओं को लाभ हुआ है। चंदौली उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह शिक्षा मंत्री से पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों को बंद किए जाने से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का निर्णय देश के दूरदराज, गरीब, आदिवासी और पिछड़े क्षेत्र के बच्चों के शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता। यदि ऐसा है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या देश में स्कूलों के बंद होने के बाद लड़कियों की साक्षरता दर और स्कूलों में उपस्थिति में गिरावट आई है? यदि ऐसा है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? जादवपुर पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की सांसद सयानी घोष वित्त मंत्री से घरेलू ऋण में वृद्धि से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या सरकार को घरेलू ऋण में कथित वृद्धि की जानकारी है? यदि है तो उसका ब्यौरा क्या है? पिछले 5 वर्षों के दौरान उक्त ऋण संबंधी प्रवृत्तियों का ब्यौरा क्या है, जिसमें घरेलू वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में वर्षवार विवरण शामिल है। डुमरियागंज उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदंबिका पाल पर्यटन मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार ने सिद्धार्थनगर जिले के पीपरहवा जैसे बौद्ध, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं? यदि ऐसा है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और पिछले 5 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सिद्धार्थनगर जिले में आए कुल घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या का ब्यौरा क्या है? नवरंगपुर ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बलभद्र माझी कॉर्पोरेट कार्य मंत्री से प्रश्न करेंगे कि क्या सरकार ने सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट की स्थापना की है? यदि की है तो कंपनियों के स्वैच्छिक समापन हेतु दायर आवेदनों के शीघ्र प्रसंस्करण हेतु सी-पेस की क्या भूमिका है और इसकी स्थापना के बाद से सी-पेस के माध्यम से कितनी कंपनियों को हटाया गया है? आंतरिक मणिपुर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद डॉक्टर
अंगोमचा बिमोल अकोइजम शिक्षा मंत्री से मणिपुर में लेक्चरर्स की नियुक्ति से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या सच है मणिपुर सरकार द्वारा संविदा के आधार पर नियुक्त 603 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्राध्यापकों को 2022 में उनकी सेवाओं के नियमित होने के बावजूद अभी तक नियमित नियुक्त नहीं किया है। यदि ऐसा है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इन प्राध्यापकों को नियमित नियुक्ति और वेतनमान प्रदान करने में देरी के क्या कारण हैं और इन प्राध्यापकों को नियमित नियुक्ति और वेतनमान कब तक दिए जाने की संभावना है। पाली राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के सांसद पीपी चौधरी श्रम और रोजगार मंत्री से प्रश्न करेंगे कि ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों की संख्या का ब्यौरा क्या है। ई श्रम पोर्टल की शुरुआत से अब तक इस पर पंजीकरण की समग्र स्थिति का ब्यौरा क्या है। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों का राज्यवार और लिंगवार ब्यौरा क्या है। और अब जानते हैं राज्यसभा में पूछे जाने वाले आज के प्रश्नों के बारे में। राज्यसभा में कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें जल शक्ति मंत्रालय से 4, नागर विमानन मंत्रालय से 3, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से 2 और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, योजना मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से 1 प्रश्न पूछे जाने सूचीबद्ध हैं। आइए नजर डालते हैं आज पूछे जाने वाले कुछ चुनिंदा प्रश्नों पर। पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सामिक भट्टाचार्य का प्रश्न जल शक्ति मंत्रालय से। पश्चिम बंगाल में CGWB के संचालन से जुड़ा प्रश्न है। कोलकाता स्थित केंद्रीय भूजल बोर्ड कार्यालय में वर्तमान में कार्यरत वैज्ञानिकों की संख्या, स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है और रिक्तियों के क्या कारण हैं। क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में भूजल संदूषण के संबंध में हाल ही में कोई अध्ययन या आकलन किया है। ऐसे अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं। गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर परमार जशवंत सिंह सालम सिंह का प्रश्न सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से है। बेरोजगारी और कौशल विकास संबंधित चुनौतियों के समाधान के लिए PLFS निष्कर्षों का उपयोग से संबंधित प्रश्न है कि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा बेरोजगारी और कौशल विकास चुनौतियों से निपटने के लिए PLFS के निष्कर्षों का किस प्रकार उपयोग किया गया है। क्या PLFS डेटा प्रवृत्तियों पर कार्रवाई करने के लिए कोई अंतर मंत्रालय समन्वय तंत्र विकसित किया गया है, यदि किया गया है तो ब्यौरा क्या है। महाराष्ट्र से शिवसेना UBT की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का प्रश्न नागर विमानन मंत्रालय से। प्रश्न बढ़ते हुए हवाई यात्रा किराए से जुड़ा हुआ है। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 2024 की पहली छमाही में घरेलू हवाई यात्रा किराए में महामारी पूर्व स्तर की तुलना में 43% अधिक वृद्धि हो गई है। यदि ऐसा है तो संबंध में ब्यौरा क्या है। क्या सरकार ने बढ़ते हुए हवाई यात्रा किराए के संबंध में एयरलाइन संचालकों के समक्ष अपनी आपत्तियां रखी हैं, यदि रखी हैं तो संचालकों की क्या प्रतिक्रिया है। सरकार द्वारा मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए हवाई यात्रा को वहनीय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। सुरेंद्र कुमार हमारे सहयोगी संसद भवन के सामने इस वक्त उपस्थित हैं। जानते हैं राज्यसभा में क्या कुछ होने वाला है। जी सुरेंद्र। तकनीकी व्यवधान के कारण शायद बात नहीं हो पा रही है अपने सहयोगी सुरेंद्र कुमार से। जी हाँ, अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का संसद में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रही संसद टीवी के साथ, क्योंकि कुछ देर में हम आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की आज की कार्रवाई की सीधी तस्वीरें। नमस्कार।